आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पंकज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर कब्रिस्तान को पार कर रहा था। ऊपर से ठंड काफ़ी होने के कारण मेरे चलते कदम ठंड के मारे कांप रहे थे। इस पर मैंने जब अपने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था 12:30 बजे रात का। ऊपर से उस वक्त हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण सारा माहौल घने अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से रास्ते पर इतना कोहरा फैला हुआ था कि मुझे कुछ भी आगे का साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। खैर मेरे पास एक टॉर्च थी जो मुझे आगे का रास्ता दिखाने में हल्की सी मदद कर रही थी, मगर उस टॉर्च की रोशनी में आ रहे कोहरे सफ़ेद बर्फ की तरह मालूम पड़ रहे थे। खैर फिर भी मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़े जा रहा था। दरअसल मैं शहर के एक हॉस्टल में रहता हूँ और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता हूँ, और मैं छुट्टी मिलने पर साल में 1 या फिर 2 बार अपने गांव आ पाता हूँ। तो आज भी मैं छुट्टी मिलने पर अपने घर जा रहा हूँ। गांव के स्टेशन पर उतरकर कोई सवारी ना मिलने के कारण मुझे पैदल ही घर जाना पड़ रहा है। स्टेशन से घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता और एक शॉर्टकट जो कब्रिस्तान से होकर जाता है। मैं डरता तो नहीं था, जिस कारण मैंने उस शॉर्टकट रास्ता यानी कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना सही समझा। और अब चलते चलते मैं कब्रिस्तान को पार कर रहा हूँ। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसी आवाज़ कि मेरा कोई नाम पुकार रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से रुक गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। कुछ देर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मेरे पीछे की तरफ से आ रही है। तो मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और टॉर्च मारकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर मेरा नाम कौन पुकार रहा है। मगर टॉर्च मारकर इधर उधर देखने पर भी मुझे कुछ नहीं दिखा, मगर वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे समीप आ रही थी। उस आवाज़ को मेरे करीब आता देख मैं उस आवाज़ को सुनकर समझ गया कि वो आवाज़ ज़मीन से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही है। मैंने जैसे ही अपनी टॉर्च की लाइट को ऊपर पेड़ों की ओर घुमाया तो ऊपर का नज़ारा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ऊपर पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था और वही आदमी बार बार मेरा नाम लिए जा रहा था। उस आदमी का पूरा चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान है, और साथ ही उस शैतान के पैर भी उल्टे थे। ये सब देखने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, पर जैसे ही मैंने भागने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया तो मेरे कांपते कदम आपस में लड़खड़ा गए, जिससे मैं ज़मीन पर गिर गया। और गिरते ही वो शैतान भी पेड़ से नीचे उतरकर एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि मेरी आंखों के सामने सब काला काला सा दिखने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ से 2-4 लोग आ गए, जिन्हें आता देख वो शैतान गायब हो गया। फिर उन लोगों ने मुझे कब्रिस्तान से बाहर तक छोड़ दिया। बाहर तक छोड़ने के बाद अचानक वो सभी लोग भी हवा में धुआं हो गए, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग भी आत्मा थे, अच्छे आत्मा, जिनके कारण मैं आज बच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये घटना आज से काफ़ी साल पुरानी है, जब मैंने काफ़ी मशक्क़त करके
एक ऑटो लिया था। भले वो ऑटो सेकंड हैंड जरूर था, मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर खत्म हो गया। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज़्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज़्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफ़ी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफ़ी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतज़ार में डटा रहा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफ़ी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूँगा, मगर 50 रुपये लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 40 रुपये ही हैं। 40 रुपये कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफ़र था, जहाँ जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। चूँकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफ़र ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया, जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज़ से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफ़ी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफ़ी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज़्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर
उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है। तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे? और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफ़ी तरस आ रही थी कि ये बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊँ। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली। तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज़ आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज़ को सुनकर मैंने जब RVM यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर दो राक्षस बैठे हुए थे जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के एक किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा। मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा, लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं ज़मीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख 2 दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? पूछने पर पता चला 2-3 लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले 2 भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक ट्रक उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठंड का मौसम किसी को अच्छा लगता है तो किसी को खराब, मगर ठंड में दोस्तों के साथ आग जलाकर तापने में सबको मजा आता है। उस रात भी हम 3 दोस्त, मैं, आकाश और विशाल, हम तीनों गांव के इकलौते मैदान में बैठकर गर्मा गर्म आग का मजा ले रहे थे। तभी विशाल बोला, भाई तुम लोगों को पता है हमारे गांव में जो बांस बगान है वो भूतिया है? तो मैंने बोला, वो बांस बगान पागल वागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आकाश बोला, नहीं भाई, वहाँ भूत है। मेरे पापा ने भी देखा था एक बार सफेद साड़ी वाली किसी औरत को। तो मैंने कहा, तू भी विशाल की तरह डरपोक निकला? अरे तेरे पापा को जरूर कोई वहम हुआ होगा। तो विशाल मुझसे बोला, देख भाई, तू विश्वास कर या मत कर, पर हम इन सारी चीजों पर पूरा विश्वास करते हैं। इस पर मैंने बोला, ठीक है फिर मैं चला अपने घर। और इतना बोलकर मैं वहां से उठा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही कोहरे से ढका हुआ। कोहरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की लाइट भी सही से रास्ता दिखाने में नाकाम साबित हो रही थी। मैं काफी संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालांकि मैं डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं फिलहाल रास्ते पर चलते हुए मुझे डर सा लग रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस रास्ते पर मेरा रोज का आना जाना था। तभी मैंने अपने डर को काबू में करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बेकार में ही डर रहा हूँ, ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता। खुद को ये दिलासा देकर मैं आगे बढ़ता रहा। हालांकि बैटरी टॉर्च के साथ ही साथ चांद की रोशनी भी मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोहरे के सामने सब कुछ नाकाम साबित हो रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के बगल में खड़े एक पेड़ पर मुझे कुछ हलचल महसूस होने लगी। उस हलचल को सुनकर मेरे बढ़ते कदम एकदम से रुक गए और मैं वहीं खड़े खड़े टॉर्च मारकर उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वो एक नीम का पेड़ था और बहुत पुराना था। उस पेड़ पर चारों तरफ टॉर्च घुमाते घुमाते उस पेड़ की एक डाली पर सफेद कपड़ों में मुझे कोई नजर आया। ये देखकर मेरी दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं, मगर जब मैंने एक बार ध्यान से देखा तो मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि उस पेड़ की डाली पर कोई बैठा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सफेद रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े मन ही मन हंसी रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं झट से पीछे मुड़ा तो ठीक मेरे सामने आकाश खड़ा था। हालांकि उसने अपना पूरा चेहरा मफलर से ढक रखा था, मगर उसका शरीर हूबहू आकाश की तरह था, यानी वो आकाश ही था। तभी मैंने बोला, अच्छा बेटा, तो ये कपड़ा तूने बांध रखा है इस पेड़ पर? इतना बोलकर मैं आकाश को वो कपड़ा दिखाने के लिए उस पेड़ की तरफ मुड़ा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस पेड़ पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी कपड़ा गया तो गया कहाँ, और ना ही उस वक्त हवा चल रही थी कि कपड़ा हवा से उड़ जाए। तभी आकाश बोला, छोड़ चल, चलते हैं। तो मैंने बोला, हाँ चल, पर विशाल कहाँ है? वो वहीं पर बैठा है क्या अभी भी? इस पर आकाश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और चलने लगा। मुझे काफी हैरानी हुई। खैर, मैं भी आकाश के पीछे पीछे चल दिया। अब रात काफी हो चुकी थी। घड़ी बता रही थी रात के 9:45 बज चुके हैं। तभी मैंने चलते चलते आकाश को पूछा, मुझे तो डर नहीं लगता, पर तू रोज रात को आना जाना करता है, तुझे डर नहीं लगता? तो आकाश बोला,
मैं कब से डरने लगा? मैं नहीं डरता कभी। आकाश की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आकाश बता रहा था कि उसे भूत प्रेत से डर लगता है। तो अभी इतनी जल्दी ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि आकाश इतना हिम्मत वाला हो गया? तभी आकाश फिर से बोला, भूत देखना है तुझे? तो चल मेरे साथ बांस बगान, देख लेना भूत। उस वक्त मैं आकाश को मना करना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर नहीं सका और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। पता नहीं क्यों पर आकाश मुझे काफी बदला बदला सा लग रहा था। खैर, कुछ देर चलने के बाद ही आकाश ने रास्ता बदल लिया और वो गांव की तरफ ना जाकर बांस बगान की ओर जाने लगा। मगर तब भी मैं उसे कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप चलता ही रहा। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उस बांस बगान में दाखिल हुए। बांस बगान के बारे में मैंने जितना कुछ सुन रखा था वो देखने में उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। बड़े बड़े बांस के पेड़ रात के अंधेरे में किसी भूत से कम नहीं लग रहे थे, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मगर आकाश बेखौफ होकर बिना रुके आगे बढ़े जा रहा था। रात कीड़ों की आवाजें माहौल में डर की मात्रा को बढ़ा दे रही थी, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही अपने पैरों को रोक पा रहा था, जैसे मेरा शरीर मेरे बस में ही ना हो। तभी चलते चलते मुझे जो दिखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर हिल गया। मैंने देखा कि बांस के एक पेड़ पर कोई आदमी उल्टा लटका हुआ है और घूर घूर कर मुझे ही देख रहा है। उस आदमी का चेहरा इतना डरावना था कि मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उस आदमी की आंखें ही नहीं थी। तभी चलते चलते आकाश उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया और अपना मफलर हटाते हुए मेरी ओर पलटा। तो वो शख्स आकाश नहीं था, वो कोई और ही था, जिसका चेहरा भी पेड़ पर उल्टा लटके उस आदमी की तरह ही था, एकदम इंसानों से अलग। ये देखने के बाद मेरा सर अचानक ही चकराने लगा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर पड़ा था। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। पर उन भूतों ने मुझे कुछ क्यों नहीं किया, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मुझे दिखाना चाहते थे कि इस दुनिया में उनका भी अस्तित्व है या कुछ और। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।